गाइस, टारगेट कंपटीशन एकेडमी लेके आया है आज जनरल साइंस इन्वेंशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर शायद ही आपको पता होंगे। अगर पता है तो ये क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में क्या खास है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। फोटो के साथ हम आपको आज बताएंगे कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है, टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किसने किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हम आपको देंगे फोटो के साथ। 99% लोग जानते ही नहीं है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया और इन्वेंशन का जन्म कब और किस शहर में हुआ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आविष्कारक का एक प्रश्न जनरल साइंस का आता ही है। तो जो लोग अभी नए नए हैं, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना। दूसरा, यह कह रहा था आपसे कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें अदर टॉपिक्स पे भी बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, और हम कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड सारे वीडियो बनाकर डालेंगे। आप हमें कमेंट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो सन 1817 में जर्मनी के बेरन फ्रॉन डेविस ने यह साइकिल का आविष्कार किया था। साइकिल का आविष्कार बेरन फ्रॉन डेविस ने किया। तो प्रश्न एक और बनता है यहीं पर। मैं आपको दूसरा प्रश्न भी बता देता हूँ कि बेरन फ्रॉन डेविस किस देश के रहने वाले थे? तो वे जर्मनी के थे। दूसरा, उन्होंने साइकिल का आविष्कार कब किया? यह भी प्रश्न बनता है। तो 1817 में किया। देखिए, पुरानी साइकिलें किस प्रकार की होती थी आप देख सकते हैं। पहले साइकिल इस तरह से होती थी। अभी जो साइकिल लेटेस्ट आने लग गई है आजकल, तो बैटरी वाली साइकिल तक आ गई है कि पेडल मारना हो तो मारिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बैटरी से चला सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी साइकिल्स आ गई है जिनमें ब्रेक्स वगैरह की टेक्निक आ गई है और गियर वाली साइकिलें आ गई। तो पुरानी साइकिल को देखिए कितनी भारी होती थी और चलाने में कितना मतलब व्यक्ति की एक्सरसाइज हो जाती थी। तो ये नए ज़माने की साइकिल तो आपको पता ही है, पुराने ज़माने की साइकिल आपने नहीं देखी होगी, इसलिए मैंने आपके लिए ये फ़ोटो भी डाला है। चलिए अगला प्रश्न है, टेलीफोन और मोबाइल का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को 1876 में टेलीफोन के आविष्कार के लिए पहले अमेरिकी पेटेंट से सम्मानित किया गया। तो टेलीफोन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने और मोबाइल का आविष्कार किया मार्टिन कपूर ने। पहले पुराने जो टेलीफोन होते थे वो इस तरह से होते थे कि उनको हाथ में पकड़कर मुंह के पास रखते थे और एक उनका एक जो हिस्सा होता था वो कान पे लगाते थे। तो पुराना फ़ोन जो आपने देखा नहीं हो तो आप ये देखिए, हमने फ़ोन बताया है कैसे होते थे। और जो पुराने मोबाइल होते थे वो लेटेस्ट जो चले थे वो इस तरह की टेक्निक के थे जो यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। देखिए दोनों तरफ से हम आपको बता रहे हैं। और ग्राहम बेल जो थे वो, ये इनका फ़ोटो भी हमने यहाँ पर लगाया है। तो ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। अल्फ्रेड नोबेल का आविष्कार कौन सा है? मतलब अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा कौन सा आविष्कार किया गया? तो वह आविष्कार का नाम है डायनामाइट। आपको बताना चाहूँगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट का आविष्कार किया था तो उन्हें काफ़ी प्रशंसा हुई और उन्हें के जो डायनामाइट का फार्मूला है वो काफ़ी देशों ने खरीदा। और उस डायनामाइट के फार्मूले को खरीद कर काफ़ी देशों ने एक दूसरे को ऊपर हमला किया और आतंकवादी हमले भी हुए। इसका दुरुपयोग होने की वजह से उन्होंने अपनी एक विल बनाई और उन्होंने यह भी बोला कि एक नोबेल पुरस्कार जो कि आप देंगे मेरी विल के ऊपर, हर साल एक प्राइज़ निकलेगा जो शांति के क्षेत्र में काम करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करेंगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करेंगे, उन सभी क्षेत्रों में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उन सभी को आप नोबेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में
और उनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। इसीलिए नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। उनकी डेथ के बाद उनकी विल जो बनी थी उसके बेस पर जो उनके बैंकों में आज भी करोड़ों रुपए पड़े हैं, क्योंकि यह जब डायनामाइट बना था तो काफ़ी रुपए उनको उस वक्त मिला था, अरबों खरबों रुपए, जिससे आज यह नोबेल पुरस्कार की राशि दी जाती है। आप देख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार कैसा मिलता है, तो अल्फ्रेड नोबेल का जो फोटो लगा हुआ एक मेडल मिलता है, और स्टॉकहोम और स्वीडन ये इनके प्लेस हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि कई क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है, चिकित्सा, शांति, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था, और एक और क्षेत्र था 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जा रहा है पुरस्कार। आपको बताना चाहूँगा कि नोबेल पुरस्कार का एक पूरा टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं। इसमें हर साल नोबेल पुरस्कार मिलता है हर क्षेत्र में। तो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी वैज्ञानिक को कोई पुरस्कार मिलता है तो उसका भी प्रश्न बनता है। इसलिए आप नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ें, और याद रखें यह हमेशा दिसंबर के आसपास मिलता है। तो अक्सर जो जनवरी, फरवरी या मार्च में जो भी एग्ज़ाम होती है उनमें इसके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यह टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन्हें दूरदर्शन का प्रणेता भी कहा जाता है। J.L. बेयर्ड का फुल फॉर्म है जॉनी लॉक बेयर्ड, का पूरा नाम है जॉनी लॉक बेयर्ड। जन्म इनका 13 अगस्त 1888 में ग्लासगो के निकट हेलेंसबर्ग में हुआ था। तो प्रश्न आ सकता है ये कहाँ के हैं? हेलेंसबर्ग शहर से रिलेटेड इनका वहाँ का जन्म है, ग्लासगो जो कि पास में एक गांव होगा। टेलीविज़न पहले कैसा होता था? पुराना टेलीविज़न जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, वो इस तरह का हुआ करता था, जो कि आज LED टीवी आ चुका है, आप सभी को पता है। और LED टीवी जो है सभी लोग देख रहे हैं, पर पुराना टीवी को सब भूल चुके हैं, इसलिए मैंने उस टीवी का फोटो आपके सामने रखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। सोनार जहाज़ों में लगा रहता है, उससे एक इस तरह से, ये देखिए आपके सामने हमने एक फ़ोटो लेके आए हैं। देखिए इस तरह से रेडिएशन निकलता है, किरणें निकलती है जो पता कर लेती है कि कौन सी चीज़ समुद्र में कितनी गहराई पर किस इस जगह पर है। तो सोनार का उपयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है, उपयोग में किया जाता है। आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, और किसी को नहीं भी पता हो तो आज आपने इस प्रश्न को जानकर 1 नंबर पक्का कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल के द्वारा किया गया। मशीन गन का सर्वप्रथम ब्रिटेन के सर जेम्स पकल ने सन 1718 में मशीन गन की खोज की। देखिए कब, किस सदी में खोज हो गई थी मशीन गन की? 1718 में, और उसी समय से मशीन गन का चलन शुरू हो गया था। अब करने वाले जो थे जेम्स पकल थे, उनके द्वारा मशीन गन का आविष्कार हुआ। वे कहाँ के रहने वाले थे ये प्रश्न बनता है, तो ब्रिटेन के, यहाँ पर लिखा है ब्रिटेन। प्रश्न यह भी बनता है कि मशीन गन का आविष्कार सर जेम्स पकल ने किया था 1718 में, वे किस देश के थे? तो प्रश्न का आंसर है ब्रिटेन। तो आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका आविष्कार किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया, इस आविष्कार में जो कड़ाके की बिजली पड़ती थी उससे कई नुकसान होते थे, तो उस बिजली को एब्जॉर्ब करके ज़मीन में पहुंचाने के लिए एक तड़ित चालक नामक यंत्र की आविष्कार किया। उन्होंने इस तरह का एक यंत्र बनवाया था, ये यंत्र आप देख सकते हैं। उस यंत्र में दो तार लगे हुए हैं, दोनों तारों से बिजली को ऊपर से डायरेक्ट नीचे ज़मीन में ग्राउंड लेवल पर, आप देख सकते हैं फोटो में हमने बताया, ग्राउंड लेवल में उतार दिया जाता है। मतलब जो बिजली है वह तड़ित चालक के माध्यम से ज़मीन में चली जाती है, और बिजली जब कड़कती है
तो कह नहीं सकते कितना नुकसान कर देती है। तो बहुत अच्छा आविष्कार किया है किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? 1895 में विलियम कॉनरेड रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरे का आविष्कार 1895 में विलियम रॉन्टजन ने किया था। पुरानी मशीन आप देख सकते हैं कैसे होती थी, इस तरह से होती थी और ऊपर से फ़ोटो लिया जाता था और नीचे देखिए इनका हाथ रखा है, इनके हाथ का फ्रैक्चर का हड्डियों का फ़ोटो लिया। तो पुरानी मशीन किस तरह की होती थी आप देख सकते हैं। और अभी जो नई लेटेस्ट मशीन है वो देखिए आपको इस तरह से, अभी 1 घंटे में एक्सरे करके निकाल देते हैं, पहले टाइम लगता था। तो एक्सरे का आविष्कार सन 1895 में रॉन्टजन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया? अब इस प्रश्न से आपको 3 से 4 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा यहाँ बनते हैं। पहला, एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो वो उसमें 2 तो जापान के वैज्ञानिक थे और एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जापान के वैज्ञानिक थे इसामू अकासाकी और हिरोशी अमानो, और अमेरिकी के वैज्ञानिक थे सूजी नाकामुरा। इन तीनों ने मिलकर एलईडी बल्ब का आविष्कार किया था। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि एलईडी बल्ब के आविष्कार में कितने वैज्ञानिकों का योगदान रहा? तो 3 वैज्ञानिकों का योगदान रहा। प्रश्न यह भी बनता है कि कहाँ कहाँ के वैज्ञानिक थे, किस देश के थे? तो जापान के 2 वैज्ञानिक थे और अमेरिका के 1 वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार के रूप में भौतिकी के क्षेत्र में जापान के इसामू अकासाकी और हिरोशी अमानो को मिला और अमेरिकी के वैज्ञानिक के रूप में सूजी नाकामुरा को मिला। प्रश्न यह भी बनता है कि एलईडी बल्ब के आविष्कार करने में कितने वैज्ञानिकों का योगदान रहा? तो 3 वैज्ञानिकों का योगदान रहा। या ये भी प्रश्न बन सकता है कि जापान के और अमेरिका के तीनों वैज्ञानिकों के नाम आ जाएंगे और यह पूछेंगे कि इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया। या यह आ सकता है कि बल्ब जो है एलईडी बल्ब, उसके आविष्कार में जापान के कितने वैज्ञानिकों का योगदान था और अमेरिकी के कितने वैज्ञानिकों का योगदान था। तो इस तरह का प्रश्न कुछ भी बन सकता है। तो आप याद रखिएगा यह एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया और इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो वर्षा की अम्लता मापी जाती है पीएच मीटर से। पीएच मीटर जो होता है वह हमें अम्लीयता या क्षारीयता का मान बताता है, जैसा कि आपको दिख रहा है फोटो में पीएच मीटर। और मैंने आपके लिए ये एक पीएच मान लेके आया हूँ। इस पे कम से कम 20 से 25 प्रश्न बनते हैं। पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू होती है जिसके अंतर्गत 3 वैल्यू बताई जाती है। 0 से लेके 6.9 तक की वैल्यू होती है एसिड, मतलब अम्लीय। और पीएच 7 जब आती है वैल्यू, पीएच वैल्यू 7 जब होती है तो वो शुद्ध पानी की वैल्यू कहलाती है, जिसको हम कहते हैं उदासीन। अब आती है बात 7.1 से लेकर पीएच वैल्यू 14 मतलब 14 तक की वैल्यू को क्या कहते हैं? तो वो होती है क्षारीय, क्षार, इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक। तो 3 वैल्यू होती है पीएच में, एसिड, नेचुरल और बेसिक। तो जो नेचुरल होती है वो उसको हम इंग्लिश में नेचुरल बोलते हैं और हिंदी में उसको उदासीन बोलते हैं। और शुद्ध पानी की वैल्यू होती है नेचुरल 7। और इसके अंतर्गत पानी को ना तो खट्टा लगता है, ना फीका लगता है, ना कठोर लगता है। शुद्ध पानी जो होता है अगर आपका है अच्छा, तो वो आपको उसकी कोई भी तीखा, चरका, अम्ल, खट्टा इस तरह का नहीं लगेगा, वो बस आपको नॉर्मल लगेगा। आप कहते हैं कभी कभी पानी मीठा है, तो वो पानी मीठा क्यों है? क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 7 है। अब बात करते हैं कि अम्लीयता की जो वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो किसकी होती है? पीएच वैल्यू 1 जो होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। पीएच 2 होती है लेमन, मतलब नींबू, खट्टा जो होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सबकी वैल्यू 2, 3, 4 के लगभग होती है। तो नींबू की होती है पीएच 2 वैल्यू 2 और पीएच 3 होती है ऑरेंज जूस की, सोडा। पीएच 4 होती है एसिडिक रेन की, हम कहते हैं अम्लीय वर्षा हो रही है तो पीएच 4 के लगभग होती है। और
थोड़ी क्लीन रेन होती है तो वो pH 5 से ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं मिल्क जो होता है वो pH 6 होता है, मिल्क की वैल्यू होती है 6.5 से 6.8। समुद्र की बात करें, समुद्र का पानी खारा होता है तो pH वैल्यू 8 होती है। बेकिंग सोडा pH वैल्यू 9 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू pH 10 होती है। अमोनिया की वैल्यू pH 11 होती है और सोफिया वाटर की वैल्यू 12 और ब्लीच की 13 होती है। चलिए, तो 14 किसकी होती है, क्वेश्चन भी आ सकता है। लिक्विड ड्रेनेज क्लीनर की वैल्यू होती है 14। तो pH मीटर आपको समझ में आया होगा। और वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है, तो pH मीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। जी बहुत अच्छा यंत्र है, अक्सर काम आता है। कई बार आतंकवादी वगैरह और जो लोग झूठ बोलते हैं, पुलिस को सच नहीं बताते हैं, उनका पता लगाने के लिए पोलोग्राफी टेस्ट किया जाता है। तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम है पोलोग्राफी और इस टेस्ट को बोलते हैं पोलोग्राफी टेस्ट। देखिए इस मशीन को कैसे कैसे शरीर पर लगा के उसको टेस्ट किया जाता है, ये सामने दिख रहा है आपको फ़ोटो में। तो आई होप आपको यह याद रहेगा हमेशा कि झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम पोलोग्राफी है और इस टेस्ट को पोलोग्राफी टेस्ट कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्षा किसके द्वारा मापी जाती है। तो वर्षा मापी यंत्र जो होता है, इसको वर्षा मापी यंत्र में इस तरह का यंत्र होता है, इसकी पूरी सीक्वेंस ऐसे चलती है। और यंत्र को देखना चाहते हैं तो यह है यंत्र, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह है वर्षा मापी यंत्र। इसको बोलते हैं रेन गेज द्वारा वर्षा को मापा जाता है और वर्षा कितने मिलीमीटर हो रही है वह सब इसमें पता चलता है। कितनी सेंटीमीटर मिलीमीटर वर्षा हुई, किस एरिया में कितनी वर्षा हुई। अक्सर आपने अखबारों में पढ़ा होगा आज ज़िले में 2 इंच बारिश हुई, 3 इंच बारिश हुई। तो जितनी ज़्यादा होती है उतनी वहाँ पानी का सैलाब उमड़ता है, अक्सर बाढ़ आती है। तो आपने देखा होगा। तो कैसे पता करते हैं कि हमने वर्षा कितनी हुई यहाँ पर, तो वर्षा मापी के द्वारा, रेन गेज के द्वारा ही वर्षा का माप किया जाता है। इसका हमने फ़ोटो और किस विधि से ये किया जाता है यहाँ दोनों बताइए आपको। चलिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। इगोर सिकोर्स्की, पाल कॉर्न, आर्थर एम यंग, इन तीनों ने मिलकर हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।